फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति के अंतर्गत व्रत इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। देखिए व्रत क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर गतिशील बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। अब व्रत में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए ये जो स्थिर बिंदु जो होता है ये क्या कहलाता है व्रत का, इसको बोलते हैं केंद्र। इसको केंद्र कहा जाता है और इसको ओ से प्रदर्शित किया जाता है। जो बिंदु स्थिर होता है उसको क्या कहा जाता है, केंद्र, और इसको ओ से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में ये जो गतिशील बिंदु का जो बिंदुपथ होता है इसको कहा जाता है परिधि। परिधि गतिशील बिंदु का जो बिंदुपथ होता है उसे क्या कहा जाता है, परिधि। अब देखिए यहाँ पर व्रत के कितने पार्ट हैं, यानी कि यहाँ व्रत में कितने भाग हैं। तो व्रत में एक भाग तो इस परिधि के अंदर का है और एक भाग इस परिधि के बाहर का है और एक भाग इस परिधि वाला भाग है। तो तीन भाग इसके अंदर होते हैं। तो इसका जो परिधि वाला जो भाग होता है इस भाग को हम बोलते हैं वृत्तीय भाग। वृत्तीय भाग किसे बोला जाता है, ये जो परिधि वाला जो भाग है इसे वृत्तीय भाग कहा जाता है। दूसरा, अगर यहाँ पर इस परिधि के बाहर का जो भाग होता है इस भाग को कहा जाता है बाह्य भाग या बहिर्भाग। इसके बाद में इस परिधि के से घिरा हुआ अंदर का जो भाग होता है इसको बोलते हैं अंतःभाग या आंतरिक भाग। इस प्रकार से व्रत के अंदर टोटल कितने भाग हो गए हैं हमारे, टोटल व्रत के अंदर तीन भाग हमने देखे हैं, व्रत का बाह्य भाग, आंतरिक भाग और वृत्तीय भाग। अब ये कहाँ काम आते हैं, अगर आपसे पूछा कि ये कोई बिंदु है ए तो ये कौन से भाग में है, तो ये व्रत के अंतः भाग में है। यहाँ पर कोई बिंदु दिया गया है बिंदु बी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिंदु बी व्रत के कौन से भाग में है तो ये वृत्तीय भाग में है। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया एक बिंदु सी, ये बिंदु सी कहाँ पर है तो ये व्रत के किसी बाह्य भाग में है। अब ये कहाँ काम आएंगे इन भागों को, ये तो सिंपल सी बात थी, लेकिन ये वहाँ काम आएंगे जहाँ पर हम इस पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो व्रत के बाहर कोई एक बिंदु सी है, वहाँ से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अब ये स्पर्श रेखाएं क्या है उनको भी हम आगे समझेंगे। एक चित्र और बनाते हैं हम व्रत का। ये हमारा व्रत, इसका केंद्र इसको क्या कहते हैं, हम ओ कहते हैं। ये हमारी परिधि है, इतना हम सीख गए हैं। अब देखिए व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी, इस दूरी को व्रत की त्रिज्या आर कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे हम, त्रिज्या, और इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए किसी भी व्रत में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है। अब इस व्रत में हम जितनी चाहे उतनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं। यानी कि ये सब क्या है, व्रत की त्रिज्याएं हैं, और भी कई सारी इसमें हम त्रिज्याएं खींच सकते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि व्रत में कुल कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है तो व्रत में अनंत या अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती है। अब देखिए अगर इस त्रिज्या को हम यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक ऐसा रेखाखंड जो व्रत के केंद्र से होकर गुजरता है और व्रत की परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करता है तो वह क्या कहलाता है, यानी कि त्रिज्या का दुगना। तो इसको क्या कहेंगे हम, व्यास कहेंगे। ये हो गया हमारा व्यास। तो देखिए ये हमारा व्यास है। तो व्रत के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, व्रत का केंद्र ओ और इसके केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगना क्या हो गया, व्यास। यानी कि व्यास क्या होता है, व्यास d बराबर 2 इंटू त्रिज्या यानी कि r। यानी कि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ये व्यास और त्रिज्या के बीच का संबंध भी है। अब देखिए इसके आगे अगर हम देखते हैं व्रत में और क्या होता है।
एक चित्र और हम वृत्त का बनाते हैं। ये भी हमारा वृत्त है। अब देखिए यहां पर ये ए बी क्या है, वृत्त का एक व्यास है। ए बी जो है क्या है, वृत्त का व्यास है। अगर इस व्यास को हम केंद्र से होकर गुजरने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। अगर हम इस व्यास को यहां पर नहीं खींचे और अगर हम इसको यहां पर खींच दे, इसको दे देते हम P और Q, तो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, व्यास। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको कहेंगे हम जीवा। इसको क्या कहेंगे, जीवा। अब यहां पर देखिए वृत्त के अंदर कितने व्यास खींचे जा सकते हैं या कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के अंदर व्यास भी हम कई सारे खींच सकते हैं। ऐसे रेखाखंड जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरते हैं हम इसमें कई सारे खींच सकते। अगर यहाँ पर हम जीवा की बात करें तो जीवा का मतलब ये होता है, यानी कि ऐसे रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते हैं वो व्यास कहलाते हैं। लेकिन अगर ये जीवा जो होते हैं ये परिधि को दो बिंदुओं पर छूते हैं या स्पर्श करते हैं, लेकिन ये जो है इस केंद्र से नहीं गुजरते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, जीवा कहलाते हैं। अब देखिए व्यास भी एक जीवा है, व्यास भी एक जीवा है, लेकिन इसको वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है। अगर हम इस जीवा को खींचते खींचते अगर यहां पर पहुंचाए तो ये क्या होगा, व्यास से गुजरने लगेगा। तो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या हो जाएगा, व्यास। वृत्त का व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो जीवाएं भी हम इसमें अनंत खींच सकते हैं, क्योंकि जब अनंत व्यास है तो जीवाएं भी क्या होगी, अनंत होगी। अब देखें हम व्यास और जीवाओं से इस वृत्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक चित्र और बनाते हैं हम। ये हमारा वृत्त है, यह है इसका केंद्र O, और यहां से हम इसमें एक जीवा खींचते हैं A और B। ये दो बिंदुओं पर मिल रही है, बिंदु A और बिंदु B पर, ये इसका केंद्र बिंदु है O। अब देखिए यहां पर इस जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा गया है। ये वृत्त का एक टुकड़ा है, ये भी वृत्त का एक टुकड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड, और इसको बोलेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड। वृत्त के दो टुकड़े हुए, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए यहां से बिंदु A से बिंदु B तक की दूरी, इसको कहेंगे हम चाप, और ये इधर से भी ये क्या होगा, हमारा चाप। अब इसमें दो चाप बने हुए हैं, छोटा चाप इसको लघु चाप बोलते हैं, लघु वृत्तखंड के जो चाप होता है उसका लघु चाप, दीर्घ वृत्तखंड का जो चाप होता है उसको दीर्घ चाप कहा जाता है। अब देखिए यहां पर अगर हम इसमें एक वृत्त और बना लेते हैं। अगर हम जीवा को इसके केंद्र से होकर गुजारें तो ये A और B, ये हमारा एक व्यास हो जाएगा AB, जो कि इसके केंद्र O से होकर गुजरता है। अब यहाँ पर भी इसको वृत्त को दो भागों में बांटा गया है, इसके दोनों भाग बराबर हैं, तो इनको बोलेंगे हम अर्धवृत्त, और ये भी हमारा अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त के दोनों चाप आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि अर्धवृत्त भी दोनों बराबर होते हैं, तो अर्धवृत्त के चाप भी हमें क्या होंगे, इनके बराबर होंगे। किसी एक ही वृत्त से दो अर्धवृत्त अगर बनाए जाते हैं तो उनका परिमाप और क्षेत्रफल भी आपस में दोनों का बराबर होते हैं। ये आगे हम इस पर परिमाप और क्षेत्रफल पर भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए इसके बाद में, ये तो हमने वृत्त के अंदर वाली सारी चीज़ें देखी थी। अगर हम देखते हैं, हमने जीवा से देख लिया और चाप से देख लिया। अब अगर हम देखते हैं कि ये हमारा वृत्त है और ये हमारा केंद्र O है,
इस ओ से एक त्रिज्या खींची गई है ओ ए, और कोई दूसरी त्रिज्या, कोई कोण बनाते हुए दूसरी त्रिज्या खींची गई है ओ बी। इन दोनों त्रिज्याओं द्वारा भी एक वृत्त का एक टुकड़ा अलग हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसको बोलेंगे हम, त्रिज्या द्वारा एक खंड कटा है, इसलिए इनको बोलते हैं त्रिज्य खंड, और इसको भी बोलेंगे हम त्रिज्य खंड। अब देखिए ये छोटा है तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, और ये बड़ा है इसलिए ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। दो प्रकार के यहाँ पर त्रिज्य खंड बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें अगर डायरेक्ट ये भी दे देते हैं कि त्रिज्याओं ए ओ और ओ बी द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो फिर अधिकतर ये ही होता है, क्योंकि यहाँ पर कोण दिया हुआ होता है, जो कोण की इतने डिग्री का कोण बनाते हैं, इस कोण को बोलते हैं थीटा। कोण थीटा की सहायता से यहाँ पर एक कोण बनाया जाता है, और उस कोण से बने हुए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या देखा है। एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O होता है, और इसके बाह्य भाग, परिधि के बाहर के भाग को बाह्य भाग बोलते हैं, परिधि के अंदर के भाग को अंतः भाग, और जो परिधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय भाग बोलते हैं। इसके बाद में केंद्र बिंदु O से परिधि तक की दूरी को हम बोलेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगना क्या हो जाएगा हमारे पास, व्यास। दूसरी चीज हमने देखा था यहाँ पर आगे कि व्यास जो है वो केंद्र से होकर गुजरता है, लेकिन केंद्र से होकर नहीं गुजरने वाली ऐसी अगर रेखाएं खींचे तो उनको क्या कहेंगे, हम जीवाएं कहेंगे। और किसी भी वृत्त में अनंत व्यास, अनंत त्रिज्या और अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है, व्यास होता है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, या फिर त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। इसके बाद में हमने पढ़ा फिर वृत्तखंड, वृत्तखंड किसी भी जीवा द्वारा वृत्त के दो टुकड़े किए जाते हैं, तो एक दीर्घ वृत्तखंड बनता है और एक लघु वृत्तखंड बनता है। फिर अगर वह जीवा व्यास हो तो दोनों अर्धवृत्त बनते हैं जिनका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसके बाद में त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं द्वारा किसी कोण पर दो त्रिज्याएं परिधि को स्पर्श करती है या परिधि को छूती है, तो उनके द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं, और जीवा द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसको वृत्तखंड कहा जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर वृत्त के बारे में कुछ जानकारी एकत्र की है। इसके बाद में हम इससे संबंधित कुछ सूत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। अब देखिए ये हमारा वृत्त का केंद्र O, और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसको कहेंगे हम त्रिज्या R। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आर त्रिज्या, और यहाँ पर पाई का मान, पाई जो होता है वो एक तो 22/7 होता है और एक होता है 3.14। अब देखिए पाई क्या होता है, उसकी परिधि और त्रिज्या का अनुपात। परिधि बटे त्रिज्या बराबर पाई होता है, यानी कि किसी भी वृत्त की परिधि 22 है तो उसकी त्रिज्या 7 होगी। परिधि और त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, उसका पाई का मान होता है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया हमारा वृत्त, इसका क्षेत्रफल, लेकिन इसके द्वारा घेरी गई जगह का क्षेत्रफल ये आ गया। लेकिन यहाँ पर इस चाप की, यानी कि इस वृत्तीय भाग की कुल लंबाई अगर निकालनी हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको बोलते परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि जो होती है उसका सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में ये हो गया हमारा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, देखेंगे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, या आधा हो जाएगा, या फिर पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब देखिए यहां पर परिधि या परिमाप,
परिधि या फिर परिमाप। इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा है 2 पाई r, तो अर्धवृत्त यानी कि आधा हो गया, तो आधे वृत्त का यानी कि इसको अगर यहाँ से ये हमारा पूरा वृत्त और इसको अगर यहाँ से काटा जाए तो इस प्रकार से ये ऐसे कट जाएगा, तो बाकी बची हुई इस वाले चाप की लंबाई, इस पूरे चाप की लंबाई की आधी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई r। अब 1/2 से 1/2 तो ये क्या हो जाएगा पाई r। अब देखिए ये तो इस वाले भाग की हुई। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार का अगर आपको अर्धवृत्त मिलता है जिसमें यहाँ पर ये त्रिज्या यानी कि तार का ऐसा भाग कि जिसमें यहाँ से बंद हो, तो ये व्यास भी उसके अंदर जुड़ेगा, यानी कि ये टोटल दूरी इस वाले चित्र के लिए तो ये वाला सूत्र हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर आप ये वाले चित्र भी बना लेते हैं। इस वाले चित्र के लिए तो हमारा सूत्र ये हो जाएगा, लेकिन अगर चित्र हमारा ये हो तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा अब यहां पर देखिए इसमें इसका व्यास यानी कि d और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई r प्लस 2r या फिर पाई r प्लस d। ये दोनों जो है d मतलब व्यास, तो ये दोनों किसके हो जाएंगे अर्धवृत्त का परिमाप के सूत्र हो जाएंगे। अब देखिए ये तो हो गया हमारा अर्धवृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया वृत्त का परिधि या अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का परिमाप एक ही बात है। और ये वृत्त का परिमाप हो जाएगा पूरे वृत्त का 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, है ना, पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद में हमने यहाँ पर पढ़े थे त्रिज्यखंड, तो उन त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल क्या होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये है वृत्त, तो वृत्त का केंद्र है O और इस पर किसी थीटा कोण के साथ में त्रिज्या OA और त्रिज्या OB, ये किसी थीटा कोण पर दो त्रिज्याएं खींची गई है, त्रिज्या AO और त्रिज्या OB। तो इन त्रिज्याओं द्वारा यहाँ पर जो क्षेत्र बनता है इस क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। तो इस त्रिज्यखंड में यहाँ पर देखिए बिंदु A और B के बीच की दूरी जो होता है इसको क्या कहा जाता है चाप। तो चाप की लंबाई इसको L, यानी कि चाप की लंबाई L निकालनी है हमें। तो ये पूरी जो होती है वृत्त की परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या लिखा था हमने, परिधि का सूत्र हमने पढ़ा था, वृत्त की परिधि का सूत्र पढ़ा था 2 पाई r। लेकिन हमें क्या चाहिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए पूरी लंबाई तो कितनी है 2 पाई r, लेकिन हमें क्या चाहिए इस थीटा कोण के सापेक्ष। तो इस थीटा कोण यानी कि टोटल यहाँ पर इस वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360, हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो 360 में से सिर्फ इस थीटा के सापेक्ष जो त्रिज्याएं खींची गई है या इस थीटा के सापेक्ष जो क्षेत्र घेरा गया है उसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r थीटा बटे 360। ओवरऑल 360 होता है, 360 में से थीटा के बराबर में हमें चाहिए। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा पाई r थीटा बटे 180 डिग्री। या तो आप सूत्र लगा लो 2 पाई r थीटा बटे 360 या फिर पाई r थीटा बटे 180 डिग्री। ये तो सूत्र इसके हो जाते हैं किसके, चाप की लंबाई के। अब चाप की लंबाई को छोड़कर हमें क्या निकालना है इसका, इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र का सूत्र, क्षेत्रफल कितना होता है वो सूत्र हमें देखना है। तो देखिए पूरे क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इस वृत्त के पूरे क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। लेकिन हमें कहाँ किस क्षेत्र का सूत्रफल चाहिए, जिसके द्वारा ये थीटा कोण से
क्षेत्र घेरा गया है, यानी कि थीटा कोण के सापेक्ष जो क्षेत्रफल है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओवरऑल कोण कितना होता है 360, तो 360 के लिए तो ये है, लेकिन इसमें से हमें थीटा चाहिए, तो थीटा बटे 360 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये आपसे कहे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम क्या करेंगे, यहां वाला कोण ज्ञात करेंगे और ये वाला कोण क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, यानी कि यहां पर जो कोण दिया हुआ है उसको 360 में से घटा देंगे तो ऊपर वाला कोण आ जाएगा, और यहां पर थीटा के स्थान पर ऊपर वाला कोण रख देंगे हम, तो हमें ऊपर वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरी चीज, अगर इसमें पूछ ले हमको कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये वाला भाग जो है ये हमारा वृत्तखंड कहलाएगा, ये वाला भाग, इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल का अगर सूत्र निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो पूरा, ये पूरा वाला भाग का निकाल लेंगे, इस पूरे वाले भाग को क्या कहेंगे हम, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इसके द्वारा ये यहां पर जो वृत्त जो त्रिभुज जो बनता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से हम घटा देंगे। तो यहां पर अगर इसका सूत्र लिखे हम, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं इसको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें भी क्या करेंगे हम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे इस पूरे में से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने के बाद में, इसके बाद में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो पूरे हमारे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसमें त्रिभुज कितने प्रकार के संभव है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, तो ये त्रिज्याएं होने के कारण हमेशा यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोण क्या हो, कोण अगर 60 डिग्री का हो तो ये समबाहु त्रिभुज भी बन जाएगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकाल सकते हैं। तो संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर समबाहु त्रिभुज नहीं बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में भी हीरोन के सूत्र से भी हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और अगर तीनों भुजाएं दे रही है तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम लगा लें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब यहाँ पर कोण 60 डिग्री का हो, तो बाकी बचे हुए दोनों कोण भी 60 डिग्री के ही रहेंगे क्योंकि दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं। अब इसके बाद में हम इससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे, वो सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।